ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकैलिप्स। अध्याय 131, तूफान से पहले की शांति। आन्या होवर कार के पीछे चुपचाप बैठी थी। इंजन की हल्की आवाज़ उसके दिमाग में मुश्किल से ही आ रही थी जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके जंगली बैंगनी बाल, जो आमतौर पर अनियंत्रित होते थे, बड़े करीने से पीछे खींचे गए थे, जिससे उसकी तीखी, केंद्रित आंखें दिखाई दे रही थीं, जो प्रत्याशा से चमक रही थीं। उसके शांत बाहरी रूप के बावजूद जो कोई भी उसे अच्छी तरह से जानता था, वह उसके भीतर उभरते तूफान को महसूस कर सकता था। उसका युद्ध के लिए तरसने वाला पक्ष जो अराजकता और युद्ध पर पनपता था। ड्राइवर, डोरन नाम का एक लंबा, मांसल आदमी, रियरव्यू मिरर के माध्यम से उसे देख रहा था। डोरन कई सालों से आन्या के निजी गिल्ड ड्राइवर के साथ था, एक भरोसेमंद योद्धा जिसका रवैया बकवास नहीं करता था। वह उसके दोहरे स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था, एक पल शांत और संयमित, अगले ही पल विनाश का बवंडर। अभी वह बता सकता था कि वह अपने तूफान से पहले की शांति के चरण में थी, और वह बिना किसी अच्छे कारण के इसे परेशान करने से बेहतर जानता था। डोरन, लीडरबोर्ड पर मेरी टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है? आन्या की आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी। डोरन ने कुछ पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए, फिर जवाब दिया, हम दूसरे स्थान पर बैठे हैं, गिल्ड मास्टर। पहले से बस 1 इंच की दूरी पर। आन्या की नज़र खिड़की से हटकर रियरव्यू मिरर पर चली गई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके हाव भाव में तीव्रता का भाव स्पष्ट था। दूसरा स्थान है न? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके युद्ध भूखे स्वभाव का एक स्पर्श सतह पर आने लगा। डोरन ने अपना स्वर संतुलित रखते हुए सिर हिलाया। हाँ मैडम, वर्तमान में रीपर्स टिके हुए हैं, लेकिन हमारी टीम अंतर कम कर रही है। वे पूरी रात वहां कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आन्या के चेहरे पर अचानक एक शरारती मुस्कान दिखाई दी, उसकी आंखों में उत्साह की चिंगारी। तो वे लगभग वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। नवंबर LBJNN। वह अपनी सीट पर पीछे झुक गई, उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्के से ढोल बजा रही थीं। उन्हें दबाव बनाए रखने के लिए कहो। मुझे लगभग में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें शीर्ष पर होना चाहिए। और अगर उन्हें वहां कोई परेशानी हो रही है तो उन्हें बताएं कि उनके गिल्ड मास्टर आ रहे हैं। जब मैं पहुंचूंगी तो हम देखेंगे कि कौन बचा है। डोरन उसकी बातों पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, प्रत्याशा की परिचित भावना जो हमेशा आन्या के युद्ध तैयार रवैये के साथ होती थी। समझ गए गिल्ड मास्टर, मैं संदेश पहुंचा दूंगा। उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि आप आ रहे हैं। योजक चिन्ह, अब विमान में चढ़ने वाला हूं। विमान का रैंप खुल गया। चिकनी धातु की सतह हैंगर की कठोर रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। आन्या रैंप पर ऐसे आत्मविश्वास के साथ चली गई जैसे किसी ने अनगिनत बार मौत का सामना किया हो और शीर्ष पर आए हो। विमान के अंदर पहुंचते ही उसके जूते धातु से टकराने लगे। तकनीशियनों की एक छोटी सी टीम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उनमें से एक के हाथ में एक शानदार, उन्नत तकनीकी सूट था, वही जिसे रीपर्स और व्हाइट कॉमेट्स ने हाल ही में अपने हाथों में लिया था। तकनीशियन, एक युवा व्यक्ति जिसके चारों ओर घबराहट थी, उसके पास आते ही आगे बढ़ा। गिल्ड मास्टर आन्या, उद्धरण चिन्ह ... हमारे पास आपके लिए यह नया तकनीकी सूट है। यह अभी बाजार में सबसे अच्छा है। बढ़ी हुई चपलता, मजबूत कवच और एकीकृत लक्ष्यीकरण प्रणाली, ये वही है जो शीर्ष गिल्ड बंजर भूमि में उपयोग कर रहे हैं। आन्या ने सूट पर एक छोटी सी नज़र डाली। उसकी अभिव्यक्ति न तो प्रभावित हुई और न ही निराश। उसने प्रयास की सराहना की, लेकिन उसे ऐसे गैजेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसे बेहतर बनाने का दावा करते थे। अनुभव ने उसे सिखाया था कि तकनीक पर बहुत अधिक निर्भरता युद्ध की गर्मी में बाधा बन सकती है। उसने अपना हाथ उठाया। मैं प्रयास की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें युद्ध में आगे बढ़ने को परेशानी में डाल देती हैं। जब असली लड़ाई शुरू होती है तो मुझे धीमा करने के लिए सूट की आवश्यकता नहीं होती। तकनीशियन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाया और जल्दी से एक तरफ हट गया। आन्या ने कॉकपिट की ओर अपना कदम जारी रखा, लेकिन डोरन की आवाज़ ने उसे रोक दिया। वह बरसरकर गिल्ड के साथ काफ़ी समय से था और जानता था कि आन्या अनावश्यक ज्ञ के लिए नहीं थी, लेकिन वह कुछ सावधानियों के महत्व को भी जानता था। गिल्ड मास्टर, डोरान ने कहा, कम से कम अपना मुखौटा तो पहनिए। तुम बंजर भूमि की ओर जा रहे हो और तुम्हें पता है कि वहाँ कितना कठिन हो सकता है। आन्या ने रुककर डोरान द्वारा उसके सामने रखे गए मुखौटे पर नज़र डाली। यह एक कस्टम पीस था, जिसे विशेष रूप से उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। चिकना, काला और लाल निशानों के साथ, जो बरसकर गिल्ड के प्रतीक जैसा दिखता था। उसने डोरान से मुखौटा लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। ठीक है, लेकिन अगर यह धातु का टुकड़ा वहां टूट गया तो मुझसे लड़ना बंद करने की उम्मीद मत करो। डोरान ने थोड़ा मुस्कुराया, राहत महसूस करते हुए कि वह सहमत हो गई। इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, गिल्ड मास्टर।
इसके साथ ही अन्या ने मुखौटा अपने चेहरे पर पहना, उसे अपनी जगह पर क्लिक करते हुए महसूस किया। फिर वह विमान में आगे बढ़ने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसके पीछे रैंप बंद हुआ और विमान चालू हुआ, अन्या ने एक बार फिर से प्रत्याशा की लहर महसूस की। वह अपनी टीम का नेतृत्व बंजर भूमि के बीच में करने के लिए तैयार थी और इस बार कोई दूसरा स्थान नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का कैसा है, वह वहाँ क्या कर रही है, उसने सोचा, एलिस्टर का जिक्र करते हुए अपने पैरों को क्रॉस करके, और वह बैठ गई, अपने जबड़े के नीचे हाथ रखकर सोच समझकर। आन्या अपनी सीट पर पीछे झुक गई, उसके चेहरे पर उसके मुखौटे के नीचे एक शरारती मुस्कान फैल गई क्योंकि वह अपने विचारों को जोर से जारी रख रही थी। हाल ही में मैं सोच रही थी कि एक पौराणिक प्राणी का सामना करना कितना रोमांचक होगा। कल्पना कीजिए, लड़ाई में एक पौराणिक ड्रेक। मैंने सुना है कि वे दुर्जय हैं, उनकी ताकत में लगभग पौराणिक हैं। ये जानते हुए कि लड़के के पास एक है, मैं केवल ऐसे प्राणी के खिलाफ खुद को परखने के रोमांच की कल्पना कर सकती हूँ। आमने सामने सिर्फ मैं और ड्रेक, इसे अपनी सीमाओं तक धकेलते हुए। ये देखना अच्छा होगा कि टूटने से पहले ये कितना सहन कर सकता है। अब यह एक ऐसी चुनौती होगी जिसका लुत्फ उठाया जा सके। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वह राक्षस पर दबाव डालने वाली होगी, न कि राक्षस पर। आन्या को अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा था। वह रुकी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसने अचानक एक हल्की सी हंसी निकाली। लेकिन निश्चित रूप से हमारी जगह सुरक्षित करना सबसे पहले आता है। ड्रेक शिकार शुरू करने से पहले मिशन पूरा होना चाहिए। आखिरकार सबसे रोमांचक भाग को आखिर में रखना हमेशा सबसे अच्छा होता है। उसने अपनी छाती के ठीक नीचे हाथ मोड़ते हुए कहा। ... शवों के इस पहाड़ के ऊपर रीपर्स गिल्ड का नेता केल बैठा था। चांदनी की कोमल चमक के नीचे उसकी तीखी हरी आंखें संतुष्टि और प्रत्याशा से चमक रही थीं। राक्षसों की लाशों का पहाड़ एक ट्रॉफी और उसकी निर्दयता और कौशल की याद दिलाने वाला दोनों ही काम कर रहा था। केल लाशों के एक बड़े मुड़े हुए ढेर के सहारे पीछे की ओर झुक गया और उसने अस्त व्यस्त दृश्य को देखा। उनकी टीम के सदस्य इधर उधर घूम रहे थे, अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे और अपने अगले सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे। वे कई घंटों से लगातार काम कर रहे थे और फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे थक रहे थे। आर्या अपने कंसोल पर थी, टैप कर रही थी और सुनिश्चित कर रही थी कि सब कुछ तय समय पर हो। कभी कभी रेडियो स्टैटिक की चटकने की आवाज़ हवा में भर जाती थी। कईल ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और आर्या से बात की। इस अगले बैच को मारने के लिए पिकअप जेट आने में कितना समय लगेगा? आर्या ने अपने कंसोल से ऊपर देखा, उसकी नीली आंखों में उसके उपकरण की हल्की चमक झलक रही थी। कैप्टन, पिकअप जेट कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाना चाहिए। सब कुछ सही दिशा में है। केल की मुस्कुराहट और बढ़ गई क्योंकि वह आगे झुका, उसकी नज़र बाकी टीम पर गई। अच्छा, चलो सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक से हो। हम गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। जैसे ही उसने बात की, काई उसके पास आया, उसका हमेशा का अहंकार एक दुर्लभ फोकस से शांत हो गया। तो क्या हम अगले चरण में अपने लक्ष्यों पर कोई कदम उठाएंगे? केल मुस्कुराया। जैसा कि मैंने पहले कहा, आराम से रहो बाग। समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे अमीर बच्चे के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब नकद में बदल जाना और फिर लगभग 3 गुना हो जाना ही वह चीज़ है जिसने मुझे सबसे पहले यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि राक्षसों को मारने का रोमांच और हमारे दूसरे मिशन को पूरा करने से मिलने वाला रोमांच निर्विवाद है। केल ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं छूटी। मेरी नज़र सबसे पहले पुरस्कार पर है, बाकी सब गौण है। इसके अलावा दूसरे मिशन को बाद में संभाला जाएगा। अभी के लिए हम इस सफाई को कुशलता से संभालते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, मीरा ने अपनी बाहें फैलाते हुए और अपने गियर को समायोजित करते हुए दूर से ही बात की। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि आगे क्या होता है। ये जगह राक्षसों से भरी हुई है और मैं कुछ और कार्रवाई के लिए उत्सुक हूँ। रेक्स दूसरों से ऊंचा एक धीमी आवाज में बोला। चलो ये काम पूरा करते हैं। मैं अगले दौर के लिए तैयार हूँ। केल की आंखों में शरारत और प्रत्याशा का मिश्रण चमक रहा था। ठीक है रीपर्स, तैयार हो जाओ। एक बार जेट आ जाए तो यह इस सब को बाहर निकाल देगा ताकि हम अगले चरण पर जा सकें। हमारे पास इस पर बहुत कुछ है। तो चलो सुनिश्चित करें कि यह जगह साफ है। मुझे कोई अजनबी नहीं चाहिए, मैं आश्चर्य का प्रशंसक नहीं हूँ। मीरा, नज़र रखना। काय, परिधि की दोबारा जांच करो। जिन, तुम ज़रूरत पड़ने पर किसी भी अंतिम शॉट के लिए स्टैंड बाय पर हो। चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। अध्याय 132, बड़ा बनो या घर जाओ। वाइट कॉमेट्स। मार्कस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपने सामने मॉनिटर पर नज़र डाली। अच्छा दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि रीपर्स थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। जब तक वे अपनी सांसें ले रहे हैं, क्यों न हम दूसरों पर नज़र डालें। कैमरा फीड बदल गया, जिससे व्हाइट कॉमेट्स एक होलोग्राफिक मानचित्र के चारों ओर इकट्ठा होकर बातचीत करते हुए दिखाई दिए। ओह, हमारे पास यहाँ क्या है?
एलेना ने पूछा। ऐसा लगता है कि व्हाइट कॉमेट्स अब अपनी खुद की योजना बना रहे हैं। मार्कस ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में संदेह का भाव था। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। वे वर्तमान में लीडर बोर्ड पर सबसे नीचे हैं। पता नहीं वे वहां कैसे पहुंचे, लेकिन अगर उन्हें अब शीर्ष स्थान पर पहुंचने का कोई मौका चाहिए तो उन्हें वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो ये पहले से ही पहुंच से बाहर हो सकता है। शीर्ष स्थान की बात करें तो रीपर्स ने इस साल वाकई खुद को पीछे छोड़ दिया। आपको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्कस ने हंसते हुए जवाब दिया। पिछले साल वे दूसरे स्थान पर थे, जबकि बर्सिकर्स ने उनका स्कोर लगभग 2 गुना कर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस साल स्थिति बदल गई है। वास्तव में, एलेना ने सहमति जताते हुए थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए कहा। लेकिन चलो रीपर्स को अभी के लिए अलग रख देते हैं। व्हाइट कॉमेट ही वह जगह है जहां हमारा ध्यान इस समय है। उन्हें बहुत कुछ साबित करना है और ऐसा लगता है कि वे किसी बड़ी चीज़ के लिए कमर कस रहे हैं। ... व्हाइट कॉमेट रेड टीम ने अपने अगले कदम के लिए तैयारी की। रेन ने उनमें से प्रत्येक पर नज़र डाली, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे पूरी तरह से केंद्रित हैं। वह अपनी टीम के सामने खड़ा था, समूह का सामना करते समय उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके पीछे उनके लक्ष्य क्षेत्र का एक होलोग्राफिक मानचित्र, सुप्रसिद्ध सेक्टर X, एक सेक्टर जिसे बंजर भूमि प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से अभी तक साफ नहीं किया गया था। सेक्टर में शक्तिशाली राक्षसों की भरमार थी, हर एक पिछले वाले से ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा था, और रात में वे और भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। और अब इसका नक्शा भी नज़र आ रहा था। सेक्टर एक विशाल घाटी थी जो अपने खतरनाक इलाके के लिए जानी जाती थी, जो अपनी अत्यधिक गर्मी के कारण हमलावरों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। कभी कभी सतह पर पहुंचने वाले मैग्मा से हमलावरों को लड़ाई के बीच में अपना ध्यान भटक जाता था, क्योंकि वे जलकर मरना नहीं चाहते थे या राक्षसों द्वारा टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहते थे। ठीक है, सुनो, रेन ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा। मुझे पता है कि हम पहले ही योजना पर चर्चा कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन चूंकि एलिस्टर जाग रहा है, इसलिए मैं इसे फिर से देखूंगा। सेक्टर X वह जगह है जहां हम जा रहे हैं। ये घाटी कुछ सबसे खतरनाक राक्षसों के लिए कुख्यात है जिनका आप कभी सामना करेंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे मजबूत टीमें भी नष्ट हो गई हैं। अंधेरे के बाद जाने की तो बात ही छोड़िए। यहाँ के राक्षस न केवल मजबूत हैं बल्कि कहीं ज्यादा आक्रामक और अप्रत्याशित हैं। हम पूरे समय किनारे पर रहेंगे। उसने नक्शे की ओर इशारा किया जिस पर घाटी के विभिन्न खंड दिखाई दे रहे थे। हम इस क्षेत्र को एक कारण से लक्षित कर रहे हैं। ये वह जगह है जहां हम अपने स्कोर को बढ़ाने और शीर्ष पर अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हत्याएं करेंगे। लेकिन हमें रणनीतिक होने की आवश्यकता है। न केवल भूभाग एक वास्तविक समस्या है, बल्कि यहाँ राक्षस प्रकार में भिन्न है। ए रैंक रेवेजर से लेकर एस रैंक रेथ हाउंड्स तक सब कुछ की अपेक्षा करें। वे तेज, घातक हैं और कुछ अपने लाभ के लिए पर्यावरण का उपयोग भी कर सकते हैं। रेन ने नक्शे पर एक विशिष्ट क्षेत्र की ओर इशारा किया जो घाटी का एक अशुभ दिखने वाला हिस्सा था। ये वह जगह है जहां हम छापा मारेंगे, उसने अपनी उंगली से एक रास्ता बनाते हुए कहा। हम यहाँ उत्तरी किनारे से शुरू कर रहे हैं, दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, हर राक्षस को खत्म कर रहे हैं जिसका हम सामना करते हैं। हम एक टीम के रूप में एक साथ रहेंगे, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। नक्शा थोड़ा बदल गया और रेन एलिस्टर की ओर मुड़ा। एलिस्टर, आप घाटी के विपरीत दिशा से शुरू करेंगे, यहाँ से। उसने दक्षिणी किनारे पर एक स्थान का संकेत दिया। आपका काम हमारे पास आना है, अपने दोनों ड्रैगन नाइट और ड्रेक को बुलाना है। जैसे ही आप क्षेत्र को साफ करेंगे, हम आपकी ओर बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य केंद्र में मिलना है। एक बार जब हम एकत्र हो जाएंगे तो हम परिधि को सुरक्षित कर लेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई और राक्षस न उभरे। रेन ने रुककर अपने शब्दों को समझने की कोशिश की, फिर बोलना जारी रखा। यही वह जगह है जहां आप सबसे महत्वपूर्ण हैं, एलिस्टर। आपके ड्रैगन हमें इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए आवश्यक बढ़त देंगे। यदि संभव हो तो अपना अंत जल्द से जल्द पूरा करें और यहाँ तक कि हमारे पास भी आगे बढ़ें। हम सभी राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए यदि आपको हमारी मदद करने की आवश्यकता है तो आपको पहले से ही पास में होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे नहीं हटेंगे। हमें तुम्हारी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। समझ गया, एलिस्टर ने शांति से उत्तर दिया। रेजिग्रिन, जो ध्यान से सुन रहा था, अंततः थोड़ा चिढ़कर बोला, तो तुम वास्तव में क्या कह रहे हो कि एलिस्टर हम में से बाकी लोगों से आगे है? क्या हमें उसे बचाने की आवश्यकता होगी? रेन ने उसे स्थिर दृष्टि से देखा, उसके चश्मे चमक रहे थे, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। हाँ, उसका आह्वान, उनका पूरा उपयोग न करना मूर्खता होगी। हम एक टीम हैं और हम में से प्रत्येक टेबल पर कुछ महत्वपूर्ण लाता है। एलिस्टर के ड्रैगन इस छापे के लिए हमारे पावर हाउस हैं। वे ऐसा रास्ता साफ करेंगे जैसा कोई और नहीं कर सकता। अगर हम इस साल मास्टर यूतो को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा कि हम अपने पास मौजूद सभी चीज़ों का उपयोग करें।
जैसे ही रेन ने योजना बनाना समाप्त किया, इवेंट को प्रसारित करने वाले कैमरा फीड में अब कमेंटेटर अपने चमकदार रोशनी वाले स्टूडियो में बैठे दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हैरानी की झलक थी। क्या मैंने सही सुना? मार्कस ने अपने ईयरपीस को एडजस्ट करते हुए कहा, जैसे कि वह उस रणनीति पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो उसने अभी सुनी थी। व्हाइट कॉमेट सेक्टर एक्स में अलग होने की योजना बना रहे हैं और एलिस्टर अपने दम पर पूरी टीम पर छापा मारने जा रहा है। एलेना आगे झुकी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। यह अभूतपूर्व है। सेक्टर एक्स बंजर भूमि में सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक होने के लिए कुख्यात है। एक हमलावर को, यहाँ तक कि एलिस्टर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को, पूरे खंड को अकेले संभालने के लिए भेजने का विचार। कम से कम ये जोखिम भरा है। अध्याय 133, बड़ा बनो या घर जाओ। व्हाइट कॉमेट्स भाग 2 प्रसारण लाइव फीड में कट गया, जिसमें दर्शकों को विभिन्न स्थानों, कैफे, घरों और यहाँ तक कि सड़कों पर से स्ट्रीम देखते हुए दिखाया गया। योजना के बारे में सोचते समय भीड़ में चिंता और सदमे की फुसफुसाहट फैल गई। क्या वे गंभीर हैं? वे एलिस्टर को उस पूरे क्षेत्र को अकेले संभालने के लिए छोड़ रहे हैं। यह आत्महत्या है। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप भूल रहे हैं कि उसका ड्रेक उड़ सकता है और यह एस रैंक है? वह सभी कोनों से घिरा होगा। याद रखें कि यह एक घाटी है, सतह नहीं। हालांकि ड्रेक से आग लगने से यह आसान हो जाना चाहिए। शायद काम हो जाए, कौन जानता है। क्या तुम लोगों को इलाका नहीं दिख रहा? वहां के राक्षस आग के हमलों से प्रतिरक्षित हो सकते हैं। कोई भी इस तथ्य के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कि रेन ने अभी कहा है कि उसे बुलाने के लिए एक और ड्रैगन है। एक और? इतनी जल्दी? बिल्कुल नहीं। स्टूडियो में वापस आकर मार्कस ने कहा, यह या तो एक शानदार सामरिक चाल है या एक लापरवाह जुआ। लेकिन रेन को जानते हुए, वह हल्के फुल्के निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं है। उसे एलिस्टर की क्षमताओं पर पूरा भरोसा होना चाहिए, या वह उन ड्रैगन पर भरोसा कर रहा है कि वे दिन को जीत लेंगे। एलेना ने सिर हिलाया। ये सच है। अगर कोई इतना साहसी काम कर सकता है तो वह एलिस्टर है। मुझे यकीन है कि वह आश्चर्यों से भरा हुआ है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि इस तरह के माहौल में उसका ड्रेक कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा। रेन ने चारों ओर नज़र घुमाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई ध्यान दे रहा है। ठीक है, मुझे यकीन है कि अब हर कोई योजना को समझ गया है। हिरोशी ने एक नकली सलामी दी। हाँ कप्तान, उसने अतिरंजित उत्साह के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। कैडा ने चिंता और हताशा के भाव के साथ कहा, क्या वाकई ऐसे खतरनाक माहौल में छापा मारना जरूरी है? अगर हम वहां गए तो शायद हमारी जान जोखिम में पड़ जाएगी। रेन ने अपने चश्मे को ठीक किया। जोखिम का ठीक से आकलन किया गया है। विफलता की संभावना 40% से कम है। 40%? कैडा ने चौंक कर कहा। उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। कम, रेन ने सुधारा। उसकी उंगलियां उसके चश्मे पर हल्के से टैप कर रही थीं, जैसे कि वह अपनी दृष्टि को ठीक कर रहा हो। मैंने कहा था 40% से कम। कैडा की हताशा बढ़ गई। अगर तुम्हें इस बारे में इतना यकीन है तो हम भोर तक इंतजार क्यों नहीं करते? इस तरह जोखिम कम होगा और इनाम भी उतना ही होगा। रेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हम पहले से ही बहुत पीछे हैं। भोर तक इंतजार करने से हमारे लिए हालात और खराब हो जाएंगे। तब तक छापा मारने से हमें शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त अंक नहीं मिलेंगे। तो चलो कहीं और चलते हैं। तुम इस मौत के जाल में क्यों फंस गए हो? चलो कप्तान, तुम यहाँ सबसे चतुर हो। गोरो, जो चुपचाप सुन रहा था, शांत भाव से बोला। कैडा, ये थोड़ा गलत था। कैप्टन के पास अपने कारण हैं और हमें उसके निर्णय पर भरोसा करना चाहिए। रेन ने सहमति में सिर हिलाया। गोरो सही कह रहा है। जब तक हम योजना पर टिके रहेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, तब तक आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारी वर्तमान स्थिति निर्णायक कार्रवाई की मांग करती है और हर पल हम देरी करते हुए हमें और अधिक नुकसान में डालते हैं। कैडा ने आह भरी, उसके कंधे झुक गए। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी वहां नीचे मेरा ध्यान रखेंगे। रेन ने आश्वस्त करने वाला सिर हिलाया। हम ऐसा करेंगे। आइए अपनी तैयारी पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि हम योजना को त्रुटिहीन तरीके से निष्पादित करें। हमने ये कर लिया है। हिरोशी ने कैडा को चंचलता से धक्का देते हुए हंसा। अरे कैडा, क्या तुम डरे हुए हो कि तुम राक्षसों से घिर जाओगे क्योंकि तुम हील हो? कैडा ने हिरोशी को एक तीव्र घूरा। उसकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। हिरोशी ने स्पष्ट रूप से झिझकते हुए अपनी हंसी को फीका करते हुए हकलाते हुए कहा, ओह, भूल गया कि मैंने कुछ पूछा था। एलिस्टर ने उन्हें चुपचाप देखा। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। टेरा ने एलिस्टर के शांत व्यवहार को देखते हुए उससे पूछा कि मैं उसके विचारों में हूँ। मेरे प्रभु, आपका आराम कैसा रहा? आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे थे। क्या कुछ हुआ? एलिस्टर ने जवाब दिया, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है टेरा। ये सिर्फ एक सपना था।
इससे पहले कि टेरा आगे कुछ पूछ पाता, कैडा उत्सुकता से एलिस्टर के करीब झुक गई। वैसे एलिस्टर, आपको वह अंगूठी कहाँ से मिली? मैंने इसे अस्थायी किले में आपकी उंगली पर देखा था, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले यह वहां नहीं थी। आपने इसे कब पहना? एलिस्टर ने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ट्रक की आवाज ने बीच में टोक दिया। हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। टीम चुप हो गई, उनका ध्यान खिड़कियों पर चला गया क्योंकि वाहन रुक गया था। रेज़ेग्रिन ने अपनी बाहें सिर के ऊपर फैलाते हुए लंबी जम्हाई ली। मुझे लगता है कि यह हमारा संकेत है, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे खड़ी हुई। वह ट्रक के पीछे की ओर चला गया। एक एक करके टीम के बाकी सदस्य उसके पीछे चले गए। वे ट्रक से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में आ गए, जहां उनका स्वागत विशाल, सितारों से भरा आसमान और नीचे घाटी से आती हुई चमकीली नारंगी चमक से हुआ। रेन ने एलिस्टर की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। हमें निराश मत करो, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें एलिस्टर की ओर टिकी हुई थीं। पूरी टीम को संबोधित करने के लिए मुड़ते हुए रेन ने अपने हाथों को आपस में ताली बजाई, जो उनके मिशन की शुरुआत का संकेत था। ठीक है, अब हमारे लिए बाहर निकलने का समय है। टीम ने अपने उपकरण तैयार किए। सेक्टर एक्स के विशाल विस्तार की ओर बढ़ते हुए ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई दे रही थीं। उनके कदमों की आवाज़ शांत रात में गूंज रही थी। जैसे ही टीम बाहर जाने लगी, कमेंटेटर, जो अभी भी अपने स्टूडियो में थे, आने वाले छापे के बारे में अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे आश्चर्य है कि चीज़ें कैसे होंगी, एलेना ने उत्सुकता से कहा। यह एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक मिशन है जिस पर वे आगे बढ़ने वाले हैं। वास्तव में, मार्कस ने सहमति जताई। सेक्टर एक्स के इतिहास के साथ दांव अधिक नहीं हो सकते, लेकिन एलिस्टर के साथ टीम में हमेशा आश्चर्य का तत्व होता है। आइए देखें कि वह क्या कार्ड खेलता है। इस बीच एलिस्टर दूसरों से कुछ कदम दूर खड़ा था, अपनी मांसपेशियों को लचीला बना रहा था और थोड़ा खिंचाव कर रहा था। उसने चुपचाप अपने शरीर में भारीपन, सुस्ती महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वजन मुझे दबा रहा है, उसने सोचा। इसकी तुलना उस समय से की जब उसने कैलिन के मजबूत शरीर का इस्तेमाल किया था। कैलिन की जबरदस्त ताकत की याद उसकी वर्तमान स्थिति से बहुत अलग थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा मजबूत था, फिर भी वह ऐसे ही मर गया। एलिस्टर ने एक शांत आह भरी, अपने दिमाग से इस विचार को बाहर निकाल दिया। आगे के काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी आंखें सख्त हो गईं। बिना रुके उसने अपना हाथ उठाया और पुकारा, आगे आओ सिंडर। उसके पीछे हवा फटती हुई लग रही थी क्योंकि एक विशाल दरार खुल गई थी, जो एक खतरनाक रोशनी से चमक रही थी। दरार के भीतर से सिंडर, काली ड्रेक, बाहर निकली। उसके काले तराजू रात के आसमान के नीचे चमक रहे थे। वह देखने लायक थी, कच्ची शक्ति की आभा के साथ दूसरों से ऊंची। टिप्पणीकार चौंक गए, उनका उत्साह स्पष्ट था। अविश्वसनीय, मार्कस ने कहा। सिंडर लड़ाई में शामिल हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, मैं विस्मय में देखने से खुद को रोक नहीं सकता। ये सही है मार्कस, ये निश्चित रूप से एक दृश्य है। इससे पहले कि वे अपना कथन पूरा कर पाते, एलिस्टर की आवाज़ फिर से रात भर गूंजती रही। आगे आओ डार्विन। जमीन कांप उठी क्योंकि उसके पीछे एक और भी बड़ी दरार खुल गई। वास्तविकता का बहुत ही ताना बाना उसके बल से हिलता हुआ प्रतीत हुआ। धमाका। दरार से एक विशाल ड्रैगन निकल रहा था, जिसके गहरे बैंगनी रंग के तराजू चांदनी में धीरे धीरे चमक रहे थे। डार्विन, सिंडर से कहीं ज्यादा बड़ा, एक बहुत बड़ी दहाड़ लगाई जिसने घाटी को हिला दिया। इसकी आवाज़ मीलों तक गूंजती रही। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोग चुप हो गए। एक पल के लिए वे सभी अपनी सांस रोके हुए लग रहे थे, और फिर उन्होंने सभी ने एक ही सवाल पूछा, क्या ये कोई और ड्रैगन है? अध्याय 134, एक अधिपति का गौरव। जैसे ही डार्विन का विशाल शरीर सिंडर के बगल में जमीन में समा गया, लाइव स्ट्रीम दर्शकों की प्रतिक्रिया तत्काल थी। एलिस्टर के दूसरे ड्रैगन को देखकर और भी लोग पागल हो गए। चैट में टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। क्या आप लोगों ने उस ड्रैगन का आकार देखा? ये बहुत बड़ा है। एलिस्टर के पास अब 2 ड्रैगन हैं। क्या वह इंसान भी है? यह आदमी दूसरे स्तर पर है। नवंबर LBJNN। आखिर उसने इतनी जल्दी दूसरा ड्रैगन कैसे पा लिया? और यह पहले वाले से भी बड़ा है। उन तराजू को देखो, वह गहरा बैंगनी रंग। क्या ये किसी तरह की प्राचीन ड्रैगन प्रजाति है? भाई के पास कोई गुप्त तरीका होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वह नियमित रूप से बुलाए जाने के जरिए ऐसा कर पाया हो। मैंने एक अफवाह सुनी है कि उसका ड्रैगन एक मानवीय रूप में भी बदल सकता है। कल्पना करें कि अगर वह उस रूप में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो। रुको, क्या होगा अगर एक लड़की हो? हालांकि वह दहाड़, मैंने उसे स्क्रीन के जरिए महसूस किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि असल जिंदगी में उसके नज़दीक होने पर कैसा महसूस होता है। ठीक है, अब मैं आश्वस्त हूँ। एलिस्टर की टीम उस घाटी में सब कुछ मिटा देगी। उन राक्षसों के पास कोई मौका नहीं है। मैं एलिस्टर के ड्रैगन के लिए एक फ़ैन क्लब शुरू करूँगा।
कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है? लेकिन क्या होगा अगर यह ड्रैगन अभी भी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं है? यह पागल हो सकता है या कुछ और। यार, काश हम उस चीज़ को करीब से देख पाते। ये बहुत बड़ा है। इसकी हमला करने की शक्ति क्या है? यह पागलपन है। अगर एलिस्टर ऐसा कर लेता है तो वह लीजेंड बनने वाला है। टिप्पणियां तेजी से स्क्रॉल हुईं और अधिक से अधिक लोग स्ट्रीम में शामिल हो गए, जो फ्रंट लाइन पर दो शक्तिशाली ड्रैगन के साथ लड़ाई के विस्मय से आकर्षित थे। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक लग रहा था कि आगे क्या होगा। उनका उत्साह ऐसा लग रहा था कि वे फट पड़ेंगे। हिरोशी, जो एलिस्टर से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। एलिस्टर मुझे दिल के दौरे से खत्म करने की कोशिश करता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। क्या उसके बुलाने पर वाकई ऐसा दहाड़ना जरूरी था? कैडा, जो पास में खड़ी थी, ने धीरे से ठहाका लगाया। ऐसा लगता है कि जब भी एलिस्टर अपने ड्रैगन को बुलाता है तो सिर्फ तुम ही चौंक जाते हो। क्या इसका मतलब है तुम डरे हुए हो? वह उसे चिढ़ा रही थी, उसकी आंखों में शरारती भाव था। हिरोशी ने उसकी ओर आंखें सिकोड़ लीं, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट का भाव था। मैं समझ गया, तो अब तुम मेरे ही शब्दों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हो। कैडा ने मासूमियत दिखाते हुए भौहें उठाईं। क्या इसके खिलाफ कोई नियम है? कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं नहीं जानता? इससे पहले कि हिरोशी जवाब दे पाता, रेन ने उनकी छोटी सी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। सतर्क रहो, कूद जल्द ही आने वाली है। वे दोनों चुपचाप आगे की ओर देखते हुए गिर पड़े। टीम एक साथ आगे बढ़ी, चट्टान के किनारे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वे चट्टान पर पहुंचे, उन्होंने नीचे घाटी में देखा। नीचे मैग्मा से निकलने वाली चमकदार रोशनी उनके चेहरों को नारंगी चमक से रोशन कर रही थी। पूरी घाटी राक्षसों से भरी हुई थी। उनकी चमकती आंखें और हिलते हुए शरीर देखना परेशान करने वाला था, फिर भी देखने में आकर्षक था। हिरोशी ने आंखें सिकुड़ीं, थोड़ा आगे की ओर झुककर बेहतर नजर डालने की कोशिश की। उसकी आंखें एक राक्षस से दूसरे राक्षस पर चली गईं, जल्दी से स्थिति का आकलन करते हुए। राक्षसों से संबंधित छोटी प्रतिभा खिड़कियां उसके सामने दिखाई दीं। चलो देखते हैं। ड्रेडस्टॉकर्स, नाइट रीवर्स और ओह, वहां हम जाते हैं साइड बीस्ट्स। हाँ, हम ए रैंक से शुरुआत कर रहे हैं। रेन ने अपने चश्मे को ठीक किया। घाटी को देखते हुए उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। ए रैंक हो या न हो, हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। एलिस्टर, सिंडर और डार्विन दूसरी तरफ से शुरू करेंगे। हम में से बाकी लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। एलिस्टर अभी भी अपने ड्रैगन्स के बीच खड़ा था। उसने चुपचाप सिर हिलाया क्योंकि उसने कम्युनिकेशन पर रेन की आवाज़ सुनी। उसका दिमाग पहले से ही योजना पर काम कर रहा था। वह अपने कंधों पर मिशन का भार महसूस कर सकता था, लेकिन सिंडर और डार्विन के साथ होने से बोझ हल्का लग रहा था। चलो अब समय बर्बाद नहीं करते, रेन ने एक बार फिर कहा। हम पहले से ही समय से पीछे हैं। जैसे कि संकेत पर एलिस्टर के दिमाग में एक तीखी आवाज़ गूंजी और सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। क्वेस्ट, एक अधिपति का गौरव। विवरण, एक अधिपति किसी से नहीं हारता। आपकी टीम वर्तमान में एक प्रतियोगिता में भाग ले रही है और अंतिम स्थान पर है। एक अधिपति के रूप में आप इसे जारी नहीं रहने दे सकते। क्वेस्ट पूरा करने की शर्त, भारी जीत हासिल करें। खिलाड़ी को इस तरह से जीतना चाहिए कि उसके पीछे के अन्य खिलाड़ी मजाक की तरह लगें, क्योंकि उनके स्कोर आपकी तुलना में कम होंगे। पुरस्कार, डार्क क्वार्ट्ज समनिंग कंड्यूट। संदेश सुनते ही एलिस्टर की आंखें सिकुड़ गईं। उसके होंठ एक मुस्कुराहट में बदल गए। चुनौती का रोमांच उसके भीतर कुछ आदिम जगा रहा था। उसने खुद से कहा, एक ड्रैगन जो कानूनों को तोड़ सकता है ना? एलिस्टर के लिए यह स्पष्ट था कि डार्क क्वार्ट्ज का उपयोग किस चीज़ को बुलाने के लिए किया जा सकता है, और यह विचार उसे आकर्षित करता है। डार्विन, विशाल बैंगनी स्केल वाला लाइटनिंग ड्रैगन, और सिंडर, डरावना ब्लैक क्रिम्सन ड्रेक, दोनों ने एक साथ अपने सिर नीचे किए। उनकी गहरी आवाज़ें उनके विशाल मुंह खोले बिना हवा में गूंज उठीं। हम अपने स्वामी को श्रद्धांजलि देते हैं। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स में हैरानी की लहर दौड़ गई। दर्शक एलिस्टर को इतनी आसानी से इतने विशाल जीवों को नियंत्रित करते देखकर दंग रह गए। क्या ये सच है? उसका उन जानवरों पर इस स्तर का नियंत्रण है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एलिस्टर पूरी तरह से दूसरे स्तर पर है। क्या यह उचित भी है? आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जो मूल रूप से एक ड्रैगन लॉर्ड है? एलिस्टर ने शांति से बात की, इस तथ्य के बावजूद कि वह थोड़ा उत्साहित था। डार्विन, सिंडर। वह नीचे की विशाल घाटी को देखने के लिए थोड़ा मुड़ा, जो अनगिनत राक्षसों से भरी हुई थी। रेंगते और झुंड बनाते हुए। उद्धरण चिन्ह ... मुझे यकीन है कि आप दोनों मेरे पीछे विशाल घाटी देख रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, उन दोनों ने पूर्ण सामंजस्य में उत्तर दिया। अच्छा, हम इसे राक्षसों से साफ कर देंगे। जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते, उनमें से कोई भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, उसकी पीली आंखें एक फीकी चमक के साथ चमक उठीं।
धीरे धीरे एक सरीसृप के रूप में बदल गईं, जो उसकी कच्ची शक्ति को दर्शाती थी। समझ गए, उन्होंने जवाब दिया। एलिस्टर ने घाटी की ओर देखते हुए अंतिम बार सिर हिलाया। अच्छा, अब इसे खत्म करते हैं। अध्याय 135, जानवरों की घाटी में। देवियों और सज्जनों, हम यहाँ जो देख रहे हैं वह अविश्वसनीय से कम नहीं है। एलिस्टर, इस प्रतियोगिता में हमारा डार्क हॉर्स ने अभी अभी अपना दूसरा ड्रैगन दिखाया है, और अगर आपको लगता है कि सिंडर प्रभावशाली था तो डार्विन को देखें। ये चीज़ एक बहुत बड़ा जानवर है, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, लेकिन क्या ये केवल 2 सप्ताह और कुछ दिन नहीं हुए हैं जब से उसने यूनियन में अपना पहला समन पंजीकृत किया है। फिर भी वह यहाँ एक और ड्रैगन के साथ है, और यह उससे भी अधिक शक्तिशाली लग रहा है। मार्कस ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। एलेना ने भी उतनी ही आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस गति से एलिस्टर इन ड्रैगन को बुला रहा है और उनके साथ संबंध बना रहा है, वह बिल्कुल बेतुका है। आमतौर पर अनुभवी समनर्स को भी इस परिमाण के प्राणी को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत संबंध बनाने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। और यहाँ एलिस्टर है, जो रिकॉर्ड समय में समन करने के मानदंडों को व्यवहारिक रूप से पीछे छोड़ रहा है। ये लगभग ऐसा है जैसे वह समनर्स के लिए क्या संभव है, इसके नियमों को फिर से लिख रहा है। मार्कस ने रुककर स्थिति की गंभीरता को दर्शकों के सामने रखा और फिर से बोला। आप जानते हैं, एलिस्टर की उल्कापिंड वृद्धि को देखकर मुझे आश्चर्य होता है, समाज में समनर्स के लिए इतना तिरस्कार क्यों है। मेरा मतलब है, जब भी किसी को पता चलता है कि उसके पास प्रतिभा है, तो अक्सर इसे उत्सव के बजाय विनाश की भावना के साथ देखा जाता है। उस कलंक की जड़ क्या है? एलेना ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लिया। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई, क्योंकि वह इतिहास और मामले पर समाज के दृष्टिकोण में तल्लीन थी। यह एक जटिल मुद्दा है, लेकिन यह मुख्य रूप से बुलाने की प्रकृति पर निर्भर करता है। अन्य वर्गों के विपरीत, जो कौशल, शक्ति या बुद्धि पर निर्भर करते हैं, बुलावा हमेशा एक जुआ के रूप में देखा गया है, एक ऐसा पेशा जो अनिश्चितता में डूबा हुआ है। एलिस्टर जैसा सफल समनकर्ता बनने के लिए आपको अमीर, बेहद भाग्यशाली और निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होना चाहिए। एलेना ने कुछ देर रुककर कहा, फिर आगे कहा, संयोग पर निर्भरता ही वह चीज़ है जो शुरू से ही अधिकांश समनकर्ताओं को बर्बाद कर देती है। आप जिन प्राणियों को बुलाते हैं वे अप्रत्याशित होते हैं। कभी आपको कोई कमज़ोर जानवर मिलता है, तो कभी कोई अनियंत्रित जानवर। और भले ही आप इतने भाग्यशाली हों कि आप किसी शक्तिशाली जानवर को बुला सकें जिसे आप नियंत्रित कर सकें, आपको उन्हें बनाए रखने और सुसज्जित करने के लिए अपार धन की आवश्यकता होती है। फिर बौद्धिक पहलू है, इन प्राणियों के साथ संबंध बनाने, उन्हें नियंत्रित करने और उन्हें अपनी रणनीति में एकीकृत करने के लिए आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। ये चुनौतियों का एक ढेर है जिसे अधिकांश लोग आसानी से पार नहीं कर सकते। इसलिए जब किसी को पता चलता है कि उसके पास प्रतिभा है, तो इसे अक्सर आशीर्वाद से अधिक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। मार्कस ने सोच समझकर सिर हिलाया। जवाब देते समय उसकी आवाज़ और भी शांत हो गई। तो संक्षेप में, यह अप्रत्याशितता, वित्तीय बोझ और विशुद्ध बौद्धिक मांग है जिसने समन को एक ऐसे पेशे में बदल दिया है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं और जिसे नीची नज़र से देखते हैं। लेकिन एलिस्टर, वह इन सब का विरोध कर रहा है न? वह दिखा रहा है कि इन सभी कारकों के संयोजन से एक समनकर्ता युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली बल हो सकता है। एलेना की आवाज़ फिर से तेज हो गई, अब थोड़ी उत्तेजना के साथ। बिल्कुल, एलिस्टर पुराने ढर्रे को तोड़ रहा है, दिखा रहा है कि अगर आपके पास संसाधन, किस्मत और दिमाग है तो समन करना बेजोड़ शक्ति का मार्ग हो सकता है। वह एक ऐसे पेशे को बदल रहा है जिसे कभी एक बर्बाद पेशे के रूप में माना जाता था, जो वास्तव में एक महान पेशे में बदल रहा है। और अब उसके पास 2 ड्रैगन हैं। मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि वह अभी शुरुआत ही कर रहा है। जैसे ही उनकी बातचीत समाप्त हुई, फीड एलिस्टर और उसके ड्रैगन के ऊपर एक ड्रोन पर वापस लौट आई, जो आकाश में उड़ने वाले थे, उस बिंदु की ओर बढ़ रहे थे जहां से वे अपना हमला शुरू करेंगे। ... हम अब कूद रहे हैं, रेन ने कहा। हिरोशी, जो अभी भी डार्विन की पिछली दहाड़ से थोड़ा घबराया हुआ था, ने घाटी में नीचे देखा। राक्षसों को उनके नीचे खिसकते और रेंगते हुए देखकर उसका चेहरा ध्यान से कस गया। उसने अपना गियर ठीक किया, एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। तुम्हारे ठीक पीछे, उसने कहा, ज्यादातर खुद से चिंता को दूर करने की कोशिश करते हुए। उसके बगल में खड़ी कैडा मुस्कुराई, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। आखिरी व्यक्ति काय होता है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। फिर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह चट्टान से कूद गई। उसका शरीर सुंदर ढंग से मुड़ गया क्योंकि वह नीचे घाटी में गोता लगा रही थी। हिरोशी ने एक छोटी सी हंसी निकाली और फिर उसका अनुसरण करते हुए खुद को हवा में उछाल दिया। नीचे उतरते समय हवा उसके चेहरे से गुजरी। उसने अपनी नज़रें कैडा पर गड़ाए रखीं, जो पहले से ही अपने पैरों को व्यवस्थित कर रही थी और उतरने की तैयारी कर रही थी। रेन, जिसने उनके पहले कूदने का इंतजार किया था, आगे बढ़ा। वह थोड़ा आगे झुका, गुरुत्वाकर्षण को किनारे पर ले जाने दिया। गिरते समय उसने अपना शांत भाव बनाए रखा।
उसके चश्मे ने घाटी से आने वाली रोशनी को पकड़ा, जो नीचे के अराजक दृश्य को दर्शाता था। किनारे के पास पहुंचते ही रेज़ोग्रिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ठीक है, चलो ये करते हैं, उसने कहा, और ऐसा करके उसने चट्टान से धक्का दिया। गोरो ने अपने गियर की थोड़ी देर जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक है, फिर चट्टान से कूदने से पहले दौड़ना शुरू किया। वे पांचों घाटी के तल की ओर गिरे, कुशलता से अपने गिरने को नियंत्रित करते हुए। जैसे जैसे वे दूरी कम करते गए, नीचे राक्षसों की आवाज़ें तेज होती गईं। रेन की उंगलियां थोड़ी हिलीं, उसकी हथेली में चिंगारी निकल रही थी क्योंकि वह अपनी लपटें छोड़ने के लिए तैयार था। जमीन पर गिरने से ठीक पहले रेन हवा में उछला, उसका शरीर प्रभाव के अनुकूल हो गया। वह चट्टानी इलाके में आसानी से उतरा, उसके पैर हल्के से नीचे छू गए। कैदा ने भी ऐसा ही किया, वह झुककर उतरी, अपने हाथों को जमीन से टकराते हुए उसने खुद को संभाला। हिरोशी अगला था जो जमीन पर उतरा, उसके जूतों से धूल का एक छोटा सा बादल उठा और वह भारी प्रभाव के साथ जमीन पर गिरा। रेज़ोग्रिन एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा, उसके वजन के नीचे जमीन थोड़ी सी फट गई। गोरो भी उसी तरह की तेज आवाज के साथ जमीन पर उतरा। वे सभी अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़े हो गए, हथियार तैयार थे। राक्षसों की घाटी अब उनके सामने फैल रही थी। जीवों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था, उनकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं क्योंकि वे अपना ध्यान उनकी ओर मोड़ रहे थे। रेन ने अपने साथियों पर एक त्वरित नज़र डाली, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे तैयार हैं। फिर उसने अपने ईयरपीस को छुआ, एलिस्टर से बात करते हुए। हम स्थिति में हैं, तुम और ड्रैगन दूसरी तरफ जाओ, हम अब स्वीप शुरू करेंगे। एलिस्टर की आवाज़ संचार के माध्यम से कर्कश हुई। समझ गया, हम बीच में मिलेंगे। एलिस्टर आसमान में उड़ता हुआ डार्विन के सिर पर खड़ा हो गया, जबकि वे हवा में उड़ रहे थे। घाटी आगे तक फैली हुई थी, लेकिन अंत नजर आ रहा था। पहुंचने पर एलिस्टर ने आदेश दिया, तुम दोनों नीचे उतरो, हम यहां से शुरू करते हैं। अध्याय 136, आग और बिजली का तूफान। जब डार्विन और सिंडर ने प्रवेश किया तो घाटी में भारी विस्फोटक ध्वनियां गूंज उठीं। उनके उतरने के बल ने उनके नीचे की धरती को हिला दिया। उनके संयुक्त वजन का दबाव इतना अधिक था कि इससे सतह के नीचे से मैग्मा ऊपर उठने लगा, जो घाटी के तल की दरारों में चमक रहा था। हालांकि मैग्मा कोई खतरा नहीं था, ये केवल इन ड्रैगन की शक्ति का प्रमाण था। एलिस्टर डार्विन के सिर पर खड़ा था, उसकी आंखें घाटी के विशाल विस्तार पर घूम रही थीं। सभी प्रकार के राक्षस धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें इस बात का एहसास भी है कि उनका क्या हश्र होने वाला है। लाइव स्ट्रीम चैट में दर्शक पहले से ही चर्चा कर रहे थे। क्या आपने वह लैंडिंग देखी? जमीन सचमुच फट गई। उन बेचारे राक्षसों को पता ही नहीं है कि उन पर क्या आने वाला है। मुझे यकीन नहीं होता कि एलिस्टर के ड्रैगन इतने शक्तिशाली हैं। मैं सोच रहा हूं कि राक्षसों ने अभी तक अपनी जान बचाने के लिए भागना क्यों शुरू नहीं किया। उन्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा। घाटी में हर आकार और साइज के राक्षस घूम रहे थे। फटे हुए पत्थर जैसी त्वचा वाले विशालकाय मैग्मा राक्षस इधर उधर घूम रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। वायर्म जैसे जीव चट्टानों के बीच रेंग रहे थे, उनके खंडित शरीर दांतेदार तराजू से ढके हुए थे जो उनके चलते समय खड़खड़ाते थे। छाया शिकारी कुत्तों के झुंड भी थे जो शिकार की तलाश में छाया में इधर उधर घूम रहे थे, और विशालकाय कीटभक्षी जानवर जिनके जबड़े स्टील को कुचलने के लिए काफी मजबूत थे। एलिस्टर ने धीरे से कहा, सिंडर, तुम मुख्य हमले का नेतृत्व करोगे। राक्षसों को अपनी लपटों से संभालो, जबकि डार्विन अपनी बिजली का उपयोग करके किसी भी राक्षस को रोकने की कोशिश करेगा जो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके हमले बहुत तेज होंगे। ये तुम्हें खुद पर हमला करने से नहीं रोकता, डार्विन, लेकिन तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी राक्षस हमारे छोर से भाग न जाए। समझ गया मेरे प्रभु, उन दोनों ने जवाब दिया। सिंडर की गहरी दहाड़ गूंज उठी और फिर उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई जिसने पूरे आसमान को हिला दिया। जब उसने अपना विशाल मुंह खोला तो उसकी लाल आंखें तीव्र गर्मी से चमक उठीं। अंदर से लपटें फूट पड़ीं, एक धार में बाहर निकल गईं। लपटें घाटी में दहाड़ती हुई अपने रास्ते में फंसे राक्षसों को निगल गईं। टिप्पणियां फिर से जंगली हो गईं। अरे यार, सिंडर की आग की सांस कुछ और ही है। वे राक्षस सचमुच खत्म हो गए हैं। सचमुच, उन्हें जलते हुए देखो, उनके पास बचने का कोई मौका नहीं है। कौन जानता था कि राक्षसों को इस तरह असहाय होकर जिंदा जलते हुए देखना इतना मजेदार होगा। लेकिन रुको, अगर वे इसी तरह से चलते रहे तो उन्हें कोई अंत कैसे मिलेगा। फिर कमेंटेटर्स ने लाइव स्ट्रीम पर बात की। ... एलेना की आवाज़ गूंजी, जो स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। यह आ रहा है। सिंडर की लपटें राक्षसों को ऐसे मिटा रही हैं जैसे वे कुछ भी नहीं हैं। वह जो शक्ति छोड़ रही है वह बस भयानक है। ये स्पष्ट है कि वह पीछे नहीं हट रही है, मार्कस ने कहा। लेकिन एलिस्टर की रणनीति के साथ उन्हें जल्दी से समायोजित करने की आवश्यकता होगी। वे सब कुछ नष्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकते, खासकर तब जब उन्हें प्रतियोगिता जीतने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है।
एलिस्टर ने शांति से देखा, लपटों की चमक उसकी आंखों में झलक रही थी। सिंडर, उसने पुकारा, हमें कम से कम अंकों के लिए राक्षस कोर की आवश्यकता है। सब कुछ राख में न बदलो। सिंडर की लपटों की तीव्रता तुरंत कम हो गई और उसने एक गड़गड़ाहट, खेदजनक गुर्राहट निकाली। माफ करना मेरे भगवान। उसके मुंह से निकलने वाली आग अब उतनी तीव्र नहीं थी, लेकिन फिर भी घातक थी, जिससे आवश्यक राक्षस कोर बरकरार रह गए। मार्कस ने स्वीकृति के संकेत के साथ टिप्पणी की, एलिस्टर द्वारा की गई चतुर चाल। उन्हें उन कोर की आवश्यकता है। इस तरह के छापे में अंक ही सब कुछ हैं। शानदार चाल, एलिस्टर। ये सब रणनीति के बारे में है। यह आदमी हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है, इसलिए वह सबसे अच्छा है, कभी भी लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। कई राक्षस कांप उठे, सहज रूप से डर के मारे अपने पैरों पर खड़े हो गए। डार्विन, एलिस्टर ने शांति से पुकारा। डार्विन सिंडर के बगल में खड़ा था। उसने एक धीमी गड़गड़ाहट की, क्योंकि ऊपर आसमान और भी काला हो गया था। उसका मुंह चौड़ा हो गया और अंदर बैंगनी बिजली चमक रही थी, जो उसके तीखे नुकीले दांतों को एक चमकदार चमक के साथ रोशन कर रही थी। हवा घनी हो गई और ऊपर के तूफानी बादल प्रतिक्रिया में गरजने लगे। उनके बीच बिजली की चाप चमक रही थी। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ डार्विन ने अपने मुंह से बिजली की बौछार छोड़ी। बोल्ट अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े, प्रत्येक ने एक लक्ष्य को पाया, जैसे कि वह उन पर निशाना साध रहा हो। एक विशाल मैग्मा राक्षस, जिसकी त्वचा पत्थर की तरह सख्त थी, सीधे सीने में मारा गया। बिजली उसके दिल को छेदती हुई निकल गई। प्राणी को यह महसूस करने का समय ही नहीं मिला कि वह मर रहा है। उसकी गति उसे कुछ कदम आगे ले गई। इससे पहले कि वह गिर पड़े, उसके सीने में सुलगते हुए छेद से धुआं उठ रहा था। बिजली यहीं नहीं रुकी, ये राक्षस के शरीर से उछली और आसपास के राक्षसों पर हमला करने के लिए बाहर निकली। भागते हुए एक छाया शिकारी कुत्ते ने बिजली के झटके से चीख मारी। उसका शरीर हिंसक रूप से कंपन करने लगा और फिर ढेर में गिर गया। फिर बिजली एक वायरम जैसे प्राणी पर कूदी और उसे एक तीखी दरार के साथ 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये चेन लाइटनिंग प्रभाव तेजी से फैल गया, जिससे कई राक्षस जल्दी जल्दी मारे गए। ये पूरी तरह से नरसंहार है, एलेना ने कहा। एलिस्टर के ड्रैगन उसकी आज्ञाओं का पालन त्रुटिहीन तरीके से कर रहे हैं। कौशल, विशुद्ध विनाशकारी शक्ति। यह प्रकृति की अजेय शक्ति को देखने जैसा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके विशाल पैरों ने उनके रास्ते में आने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण चीज को कुचल दिया। डार्विन के पंजे वाले पैरों के नीचे छाया शिकारी कुत्तों का एक झुंड लुगदी में बदल गया। उनके शरीर अब जमीन पर खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं थे। इस बीच एक विशाल कीट जैसा प्राणी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिंडर की पूंछ घूम गई। उसे एक भयानक धमाके के साथ जमीन पर पटक दिया, उसे तुरंत कुचल दिया। एलिस्टर सबसे ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें युद्ध के मैदान को देख रही थीं। उसके ड्रैगन बिल्कुल ठीक प्रदर्शन कर रहे थे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। जैसे ही उसने नरसंहार का जायजा लिया, सिस्टम नोटिफिकेशन की पिंग ने उसके दिमाग में भर दिया। स्तर ऊपर, स्तर ऊपर। वर्तमान स्तर 27। यहाँ स्तर ऊपर करना काफी आसान लगता है, एलिस्टर ने सोचा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस जगह पर उच्च स्तरीय राक्षस भरे पड़े हैं। इस दर पर जल्द ही मेरे दूसरे जागरण का समय आ जाएगा। अचानक एक और सिस्टम अधिसूचना ने उसका ध्यान खींचा। खिलाड़ी को सूचना, खिलाड़ी समूह समन के लिए आवश्यक स्तर पर पहुंच गया है। खिलाड़ी अब एक बार में कई ड्रैगन को बुला सकता है, हालांकि निर्दिष्ट मात्रा और उपयोग किए जाने वाले कंटेंट की गुणवत्ता उनके ग्रेड का निर्धारण करेगी। अध्याय 137, घाटी की लपटें। एलिस्टर को देखना मजेदार है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि बाकी लोग कैसे हैं। मार्कस ने फीड को बॉडी कैम पर शिफ्ट करते हुए सुझाव दिया। फिर एलेना बोली, अच्छा विचार है। रेन का समूह हमेशा प्रभावशाली होता है। मुझे यकीन है कि दर्शक ये देखने के लिए बेताब होंगे कि वे कितना अच्छा कर रहे हैं। जैसे ही रेन और उनकी टीम घाटी के दूसरी तरफ आगे बढ़ी, परिदृश्य से गर्मी तेज हो गई। उनके नीचे की जमीन फटी हुई और झुलसी हुई थी। बीच बीच में दरारों से पिघले हुए लावा के फटने से एक खतरनाक वातावरण बन गया था, जिसमें सावधानी और कौशल दोनों की जरूरत थी। राक्षसों की पहली लहर नजर आई। बड़े 6 पैरों वाले सरीसृप जानवर, जिनके मोटे बख्तरबंद तराजू गर्मी में चमक रहे थे। उनकी आंखें चमकीली लाल थीं और उनके मुंह तीखे दांतों की कतारों से पंक्तिबद्ध थे। ये जीव, जिन्हें स्कॉचक्लॉ के नाम से जाना जाता है, ए-रैंक राक्षस थे। वे अपनी क्रूर ताकत और तीव्र तापमान को झेलने की अपनी क्षमता के लिए कुख्यात थे। स्कॉचक्लॉ आगे हैं, रेन ने पुकारा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह आगे बढ़ती हुई भीड़ का सर्वेक्षण कर रहा था। गोरो, तुम आगे बढ़ो, हमें उनकी अग्रिम पंक्ति को तोड़ना होगा। गोरो ने अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसने एक बार सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक गहन भाव था। समझ गया, मैं रास्ता खोलूंगा। एक युद्ध पुकार के साथ गोरो आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी।
जैसे ही वह स्कॉचक्लॉ के पास पहुंचा, उसने अपनी कुल्हाड़ी को इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि जमीन में झटके महसूस होने लगे। उस शक्ति को देखो, व्हाइट कॉमेट्स आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एलेना ने कहा। गोरो की धरती की हेराफेरी उन स्कॉचक्लॉस को पूरी तरह से असंतुलित कर रही है। ऐसा लगता है कि वह इलाके का भी सबसे अच्छा उपयोग कर रहा है। आप सही कह रहे हैं, मार्कस ने सहमति जताई, और यह सिर्फ इतना ही नहीं है। वह अपने वजन को सही तरीके से बदल रहा है ताकि अपने झटकों में ज्यादा ताकत लगा सके। राक्षसों के पैरों के नीचे की धरती फट गई और खिसक गई, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। स्कॉचक्लॉस में से एक लड़खड़ा गया, उसके पैर नई बनी दरार में धंस गए, और गोरो ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर की ओर घुमाया और जोरदार क्रंच के साथ उसके कवच वाले चमड़े को चीर दिया। उसके पीछे हिरोशी आगे बढ़ा, उसके जुड़वां खंजर नारंगी रोशनी में चमक रहे थे। उसने स्कॉचक्लॉस के चारों ओर चक्कर लगाया, हवा के झोंकों का इस्तेमाल करके हवा के झोंके बनाए जिससे उनका पैर अस्थिर हो गया। मैं उन्हें असंतुलित रखूंगा, गोरो। भारी प्रहारों पर ध्यान दो, उसने चिल्लाया। गोरो ने स्कॉचक्लॉस पर हमला जारी रखते हुए घुरघुराहट की, उसका हर वार पिछले वार से ज्यादा शक्तिशाली था। बिल्कुल सही समन्वय, ये कुछ और ही है, मार्कस ने कहा। हिरोशी की हवा के साथ छेड़छाड़ गोरो को वह मौका दे रही है जिसकी उसे उन विनाशकारी प्रहारों को करने के लिए जरूरत है, और इस पूरी अराजकता में ऐसा लगता है कि वे भी चोटिल होने से बच रहे हैं। उनका फुटवर्क न केवल मंत्रमुग्ध करने वाला है बल्कि सटीक भी है। इस बीच कैडा ने खुद को गोरो के पीछे खड़ा कर लिया, उसकी तलवार तैयार थी। हालांकि वह मुख्य रूप से एक मरहम लगाने वाली थी, फिर भी वह लड़ाई में योगदान दे सकती थी। उसने उस सटीक क्षण का इंतजार किया जब हिरोशी की हवाओं और गोरो के धरती को हिला देने वाले प्रहारों से स्कॉचक्लॉस विचलित हो गए। जब जानवरों में से एक लड़खड़ाया तो वह तेजी से आगे बढ़ी, उसकी तलवार चमकती हुई उनके तराजू के नीचे नर्म स्थानों पर निशाना साध रही थी। कैडा सही समय का इंतजार करते हुए चतुराई से खेल रही है, एलेना ने कहा। वह उन कमजोर बिंदुओं पर हमला करने जा रही है। उसने अपनी तलवार को एक विस्तृत क्षैतिज चाप में घुमाया, जिसका उद्देश्य टैंडन को काटकर उसे अक्षम करना था। कैडा, सावधान, हिरोशी ने चेतावनी दी क्योंकि लावा का एक विस्फोट उसके स्थान के पास फूट पड़ा, जिससे उसे समय रहते वापस छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिघला हुआ पत्थर खतरनाक तरीके से उसके खड़े होने के स्थान के करीब आ गिरा, जिससे जमीन सुलगने लगी। धन्यवाद, हिरोशी, उसने इलाके से सावधान होकर अपना रुख समायोजित किया। राजोग्रिन, हमें आगे कुछ भारी समर्थन की आवश्यकता है। राजोग्रिन आगे बढ़ा। ठीक है, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी। मार्कस ने कहा, राजोग्रिन का हथौड़ा इन स्कॉचक्लॉस का काम तमाम कर देगा। जैसे ही राजोग्रिन पास आया, उसने अपने वार को सावधानी से समयबद्ध किया, लावा के फटने के कम होने का इंतजार किया और फिर अपने हथौड़े को नीचे की ओर एक विनाशकारी बल के साथ नीचे की ओर गिराया। ये प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने जमीन में शॉकवेव भेजी, जिससे एक साथ कई स्कॉचक्लॉस गिर गए। जीवों में से एक ने अपने पंजे से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन राजोग्रिन ने अपने हथौड़े को घुमाकर हमले को रोक दिया। प्रहार की ताकत से जीव का अंग दबाव में टूट गया। और यह रहा, राजोग्रिन की कच्ची ताकत बेजोड़ है, एलेना उत्साह से चिल्लाई, लगभग अपनी मुट्ठी हवा में उछालते हुए। ठीक है, चलो रेन की जांच करते हैं। वह एक अलग दृष्टिकोण अपनाता हुआ प्रतीत होता है। वह जानता है कि अगर वे कोई वास्तविक नुकसान करने जा रहे हैं तो उन लपटों को लावा से ज्यादा गर्म होना चाहिए, मार्कस ने कहा। इस बीच रेन इस सब में उलझा हुआ था, उसके चारों ओर लपटें घूम रही थीं और वह अपने हमलों को जारी रख रहा था। उसे यहाँ और ज्यादा प्रयास करने पड़े ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी लपटें उनके आसपास के लावा से भी ज्यादा गर्म हों। इसलिए उसने खुद को दूसरों से थोड़ा दूर कर लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे उसके हमलों की गर्मी से प्रभावित हों। उसने अपनी लपटों का इस्तेमाल अपनी टीम और उन राक्षसों के बीच एक अवरोध बनाने के लिए किया जिन्हें वह संभालने जा रहा था। मैं कुछ को दूर रखूंगा, दूसरों को खत्म करने पर ध्यान दो, रेन चिल्लाया। रेन ने अपनी लपटों को निर्देशित करते हुए सहजता से आगे बढ़ा। स्कॉचक्लॉस में से एक ने उस पर हमला किया, लेकिन रेन ने तुरंत प्रतिक्रिया की, जिससे आग की एक लहर सीधे उसके खुले मुंह में चली गई। जब आग की लपटें उसे अंदर से बाहर तक भस्म कर रही थीं, तो वह प्राणी पीड़ा में दहाड़ रहा था, उसका शरीर सुलगते हुए ढेर में गिर रहा था। ये क्रूर है, एलेना ने प्रभावित होकर कहा। रेन की आग की चालबाजी बस घातक है। लड़ाई तीव्र थी, लेकिन टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। स्कॉचक्लॉस शक्तिशाली राक्षस थे, उनके विशाल आकार और ताकत के कारण उन्हें नीचे गिराना मुश्किल था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे संभाल न सकें। रेन, उनमें से और भी पूर्व से आ रहे हैं, कैडा ने चिल्लाते हुए कहा। स्कॉचक्लॉस की एक और लहर को आगे बढ़ते हुए देखा। रेन ने उस दिशा में नजर डाली जिस ओर उसने इशारा किया था और आने वाले खतरे को देखा। हमें लाइन पर बने रहना होगा। गोरो, रजोग्रिन, दबाव बनाए रखो। हिरोशी, कैडा, उनका साथ दो।
रेन उन सभी को ट्रैक पर बनाए रख रहा है, मार्कस ने कहा। अगर वे ऐसा ही करते रहे तो स्कॉचक्लॉस के पास कोई मौका नहीं बचेगा। अध्याय 138 गर्मी में लड़ाई। रेन की नज़र स्कॉचक्लॉस की आने वाली लहर पर केंद्रित थी। उनके आने से उसके नीचे की ज़मीन हिलने लगी, उनके हर कदम से पहले से ही टूटी हुई धरती में और दरारें पड़ने लगीं। हवा में गर्मी थी, लगभग दम घुटने जैसा। गोरो, रेज़ोग्रिन, तुम दोनों आगे बढ़ो। हिरोशी, कैडा, उनके किनारों को ढंक दो। रेन चिल्लाया, खुद को जगह देने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। मैं बीच में रहूंगा और उन्हें आगे बढ़ने से रोकूंगा। समझ गया, गोरो और रेज़ोग्रिन ने जवाब दिया, उनकी आवाज़ें तेज थीं। गोरो ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लिया, ज़मीन की गर्मी को अपने सूट के बूटों से रिसते हुए महसूस किया। वह स्कॉचक्लॉस की आंखों को और भी चमकते हुए देख सकता था। जैसे ही वे करीब आए, उनके विशाल जबड़े उन्मत्तता से फड़फड़ाने लगे। गहरी सांस लेकर गोरो ने अपनी कुल्हाड़ी एक बार फिर जमीन पर पटक दी, जिससे धरती हिल गई और फट गई, जिससे एक खाई बन गई जिसमें कई राक्षस गिर गए। राज़ोग्रिन ने अपने हथौड़े से जोरदार प्रहार किया, जिसके प्रभाव से एक शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने जमीन को और भी अधिक तोड़ दिया और स्कॉचक्लॉस को रसातल में गिरा दिया। लेकिन जानवर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे जितनी जल्दी हो सके दरारों से बाहर रेंगते हुए निकल आए। ये कमीने बस हार नहीं मानते, राज़ोग्रिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपने हथौड़े को एक स्कॉचक्लॉस के सिर पर गिरा दिया जो बहुत करीब आ गया था, जिससे उसकी खोपड़ी एक जोरदार झटके के साथ कुचल गई। लगातार प्रयास करते रहो, गोरो चिल्लाया। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी क्योंकि उसने आगे बढ़ते राक्षसों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए अपनी धरती के हेरफेर का उपयोग किया था। हमें उन्हें कम करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वे हमें पराजित कर दें। इस बीच हिरोशी युद्ध के मैदान में इधर उधर भागता रहा। उसके जुड़वां खंजर धुंधले दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह स्कॉचक्लॉ के पैरों पर वार कर रहा था, जिसका उद्देश्य उनकी हरकतों को कम करना था। प्रत्येक वार के साथ हवा का झोंका भी आता था, जिससे जीव संतुलन खो देते थे और गोरो और रेज़ोग्रिन को अपने शक्तिशाली वार करने के लिए ज़रूरी जगह मिल जाती थी। कैदा, अपनी पीठ पर ध्यान दो, हिरोशी ने चिल्लाते हुए कहा। उसने हवा के झोंके से स्कॉचक्लॉ के जबड़े को हवा के झोंके से हटा दिया और फिर हवा के ब्लेड से उसके गले को काट दिया। कैदा ने सिर हिलाया, अपना ध्यान बनाए रखते हुए वह अपने साथियों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी। उसने देखा कि एक स्कॉचक्लॉ गोरो को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसकी तलवार ने उसके खुले हुए टेंडन को काट दिया। धन्यवाद हिरोशी, कैदा ने जवाब दिया। उसकी आंखें अगले खतरे के लिए युद्ध के मैदान को स्कैन कर रही थीं। गर्मी के कारण ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह शांत रही, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। हमें पास रहना होगा, ये चीजें हमें अलग करने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच रेन ने आग की लपटों की एक धार छोड़ी, जिससे एक धधकती हुई बाधा बन गई जिसने स्कॉचक्लॉस को अपनी प्रगति रोकने के लिए मजबूर कर दिया। जीव गुर्राए और फुफकारे, उनकी शल्क आग की गर्मी से चमक रही थी, लेकिन वे नरक से आगे नहीं बढ़ सके। इतनी जल्दी नहीं, रेन ने चिल्लाया, लपटों को और तेज कर दिया, जिससे स्कॉचक्लॉस की अग्रिम पंक्ति पीछे हट गई। उनकी शल्क तीव्र गर्मी के कारण जलने और टूटने लगी। गोरो, रेज़ोग्रिन, उन्हें पीछे धकेलो, हमें युद्ध के मैदान पर फिर से नियंत्रण हासिल करना होगा। गोरो और रेज़ोग्रिन ने शक्ति के साथ जवाब दिया। गोरो ने अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया, अपनी सारी ताकत जुटाते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। स्कॉचक्लॉस के नीचे धरती फट गई, जिससे वे हवा में उड़ गए, जहां रेज़ोग्रिन उन्हें अपने हथौड़े से नीचे गिराने के लिए तैयार था। ले लो, तुम बड़े हो चुके छिपकलियां, रेज़ोग्रिन ने दहाड़ लगाई। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं क्योंकि उसने अपने हथौड़े को भयंकर बल के साथ घुमाया, जिससे स्कॉचक्लॉस झुलसी हुई जमीन पर गिर गए। अच्छा काम, रेन ने आवाज़ लगाई, अवरोध को बनाए रखने के लिए अपनी लपटों को गर्म रखते हुए। वह अपने शरीर पर तीव्र गर्मी के तनाव को महसूस कर सकता था, लेकिन वह शांत नहीं हो सकता था, खासकर तब जब और भी राक्षस करीब आ रहे थे। कैदा, हिरोशी, फ्लैंक्स को देखो, उनमें से किसी को भी फिसलने मत देना। ठीक है, हिरोशी ने जवाब दिया, जल्दी से एक स्कॉचक्लॉ को रोकने के लिए आगे बढ़ा जो चारों ओर चक्कर लगाने में कामयाब हो गया था। जब उसने वार किया तो उसके खंजर बवंडर की तरह चमके, जिससे उस प्राणी पर कई वार हुए जिससे वह खून से लथपथ हो गया। कैदा हिरोशी के करीब रही, उसकी तलवार धुंधली हो गई क्योंकि उसने स्कॉचक्लॉस पर वार किया जो हिरोशी के हमलों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में उन्होंने किनारों पर एक रक्षा का गठन किया, जिससे किसी भी राक्षस को उनकी रेखा का उल्लंघन करने से रोका जा सके। एक और लहर आ रही है, कैदा ने चेतावनी दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने लावा के गड्ढों से और अधिक स्कॉचक्लॉस को निकलते देखा। उनके बख्तरबंद शरीर पिघली हुई चट्टान की गर्मी से चमक रहे थे। लानत है, रेन ने फुसफुसाया, यह महसूस करते हुए कि वे संख्या में कम हो रहे थे। उसने गोरो और रेज़ोग्रिन की ओर देखा, जो अपनी जमीन पर डटे हुए थे, लेकिन थकावट के लक्षण दिखाने लगे थे। हमें इसे जल्दी खत्म करने की ज़रूरत है। सभी अपनी पूरी ताकत लगा दो।
रेन ने अपनी सारी शक्ति जुटाई, उसकी लपटें और अधिक तीव्रता से भड़क उठीं। उसने आग को एक विशाल लहर में केंद्रित किया और इसे आने वाले स्कॉचक्लॉस की ओर फेंक दिया, जिसकी तीव्र गर्मी से हवा चमकने लगी और विकृत हो गई। जलकर राख हो जाओ, रेन चिल्लाया। लपटें विस्फोटक बल के साथ राक्षसों पर टूट पड़ीं, उन्हें नरक में समाहित कर लिया। जब लपटें उन्हें भस्म कर रही थीं, तो स्कॉचक्लॉस पीड़ा में दहाड़ रहे थे, उनकी शल्कें गर्मी के कारण पिघल रही थीं और फट रही थीं। एक एक करके वे गिर पड़े, उनके शरीर सुलगते हुए ढेर में बदल गए। जब खतरा बेअसर हो गया तो रेन ने एक आह भरी, उसकी लपटें धीरे धीरे कम हो रही थीं। वह अपनी टीम की ओर मुड़ा, जो भारी सांस ले रही थी लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ी थी। अच्छा किया, सभी ने, रेन ने कहा, उसकी आवाज़ गर्व से भरी हुई थी। हमने लाइन पकड़ी, अब चलो किसी भी स्ट्रैगलर को खत्म कर दें और फिर से इकट्ठा हों। टीम ने आगे बढ़ते हुए घाटी को किसी भी बचे हुए स्कॉचक्लॉस से साफ करने के लिए सिर हिलाया। लड़ाई बहुत तीव्र थी, लेकिन रेन की टीम ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी थी। स्टूडियो में वापस मार्कस और एलेना फीड को देखते हुए विस्मय में थे। यह अविश्वसनीय था, एलेना ने कहा। रेन और उनकी टीम ने उन स्कॉचक्लॉस को सच्चे पेशेवरों की तरह संभाला। उनका समन्वय और शक्ति चार्ट से बाहर थी। मैं सहमत हूँ, मार्कस ने कहा। उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया है कि वे शीर्ष टीमों में से एक क्यों हैं। जिस तरह से उन्होंने स्थिति के अनुकूल खुद को ढाला और एक साथ काम किया, वह प्रभावशाली से कम नहीं था। दर्शकों को ये पसंद आ रहा है। अध्याय 139 बर्सर्कर्स। इस बीच दूर दूर तक फैले एक खंडहर शहर में प्रकृति ने कब्जा कर लिया था। ढहती हुई इमारतें मोटी लताओं से ढकी हुई थीं और जड़ें टूटी हुई कंक्रीट की सड़कों से फूट रही थीं। जो कभी महानगर हुआ करती थी, उसके अवशेषों के चारों ओर मुड़ रही थीं। हवा नम मिट्टी और क्षय की गंध से भरी हुई थी और राक्षसों की दूर की दहाड़ खंडहरों में गूंज रही थी। खंडहरों के बीच बर्सर्कर्स प्रकृति की शक्ति की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनकी झड़पों से दूर दूर तक भारी धमाके हो रहे थे। वे अपनी छापेमारी कर रहे थे, अकल्पनीय गति से दुष्ट ड्रार्ड्स की भीड़ को काट रहे थे, जैसे कि उन्होंने पहले भी हजारों बार ऐसा किया हो। ये ड्रार्ड्स काले जादू से मुड़े हुए, कांटों से ढकी हुई लताओं और जड़ों से हमला कर रहे थे। उनकी आंखें एक चमकदार हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। एक विशाल बेल आगे बढ़ी, जिसका लक्ष्य बर्सर्कर्स में से एक को मारना था, लेकिन एक चांदी के बालों वाली महिला तेजी से सामने आई, जिसने एक शक्तिशाली मुक्का मारकर हमले को रोक दिया। बेल के टुकड़े टुकड़े हो गए, जो प्रहार के पीछे के बल को झेलने में असमर्थ थे। हाँ, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? एक आदमी दहाड़ा, उसकी लाल आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसके जंगली चांदी के बाल हवा में लहरा रहे थे जब वह खड़ा था, मुक्का मारने वाले विशाल दस्ताने पहने हुए जो उसके लाल मन के साथ कंपन कर रहे थे। ये हलजोर था, समूह का चैलेंजर, जो हमेशा किसी भी लड़ाई में सिर के बल कूदने के लिए तैयार रहता था। चलो, तुम उगाए खरपतवार, मुझे कुछ तोड़ने के लिए दो। उसने खुद को ड्रार्ड्स के बीच में फेंक दिया, अपने दस्ताने को एक साथ पटकते हुए गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ। उसने अपनी अंगुलियों को चटकाया और पागलों की तरह मुस्कुराया, अगले प्रहार के लिए उत्सुक। पास ही जमीन कांप उठी और धरती से धातु के टुकड़े फूट पड़े, जो ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक विशाल चमचमाती तलवार में बदल गए। यह एक पल के लिए हवा में मंडराता रहा, फिर एक एक करके विशाल गोलियों की तरह आगे की ओर दागे जाने से पहले घूमने लगा। तलवार ने आसानी से ड्रार्ड्स के एक समूह को चीर दिया जो हेलजोर पर हमला कर रहे थे। तुम बहुत शोर मचाते हो, हलजोर, एक ठंडी महिला की आवाज ने कहा। युद्ध के मैदान के ऊपर तैरती हुई, चांदी की रोशनी में चमकता हुआ उसका चांदी का कवच, मेला थी, जिसे कई लोग युद्ध की देवी के रूप में जानते थे। सिर्फ उसके चांदी के बाल, गहरी नीली आंखें और चांदी के कवच की वजह से नहीं, बल्कि हवा में मंडराते हुए उसके चारों ओर जो कमांडिंग हवा थी, उसके लिए ठंडी, अलग अभिव्यक्ति के साथ नीचे की ओर देखते हुए, जैसे कोई देवी ऊपर से नश्वरों को देख रही हो। टेलीकिनेसिस उसकी प्रतिभा नहीं थी, जैसा कि कई लोग मानते थे। वास्तव में ये पूर्ण धातु नियंत्रण था। SS रैंक। मुझे ये जानने के लिए आपकी बकबक सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हैं। बस मेरे रास्ते में मत आना, मेला ने फिर से कहा, जैसे ही उसने अपने धातु के निर्माण को मृत ड्रार्ड्स से खींचने और अगले से निपटने के लिए निर्देशित किया। ब्लेड उसके चारों ओर घूम गए, ड्रार्ड्स को बेरहमी से काट दिया, जबकि वह हवा में सहजता से मंडरा रही थी। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर एक और ड्रॉइड ने हमला किया, उसकी बेल हेलजोर की अंधेरी जगह से उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, एक विशाल मांसल आकृति दिखाई दी, जो ठोस पत्थर से बनी एक ढाल के साथ हमले को रोक रही थी। प्रभाव ने जमीन के माध्यम से एक शॉकवेव भेजी, लेकिन आदमी ने एक बार भी नहीं हिला। हेलजोर, तुम हमेशा एक बेवकूफ़ की तरह भागते हो, उसने डांटा। उसकी गहरी आवाज़ बर्बाद शहर में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर एक स्थिर भाव था, उसका गंजा सिर चमक रहा था और उसकी त्वचा धरती की तरह ही सख्त थी, लगभग जीवित चट्टान की तरह। ये ग्रिम था,
टीम की ढाल, जिसे स्टोन के नाम से जाना जाता था। अगली बार खुद पर ध्यान रखना, ग्रिम ने फिर से कहा जब उसने एक और हमले को रोकने के लिए अपनी पत्थर की ढाल उठाई। मैं हमेशा तुम्हें बचा नहीं सकता। आराम करो, ग्रिम, मैंने इसे नियंत्रण में रखा है। हेलजोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि वह एक और बेल के नीचे झुक गया और एक मुक्का मारा जिससे ड्रॉइड उड़ गया। उनके ऊपर बेलों और पत्तियों की उलझन में एक छाया हवा में उड़ रही थी, एक बिल्ली की तरह सुंदर ढंग से चल रही थी। पास की ढहती दीवार पर उतरते हुए महिला ने युद्ध के मैदान को देखा, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए। वह एक काले लबादे में ढकी हुई थी जिससे वह रात की परछाई में घुल मिल गई। बिना कुछ कहे उसने जुड़वां खंजरों की जोड़ी निकाली, उनके ब्लेड अशुभ रूप से चमक रहे थे और फिर से गायब हो गई, केवल ड्रार्ड्स के एक समूह के पीछे फिर से प्रकट होने के लिए तेजी से ऊर्ध्वाधर चापों के साथ जीवों को काटते हुए। बहुत धीमा, उसने कहा, उसकी आवाज़ बमुश्किल फुसफुसाहट से ऊपर थी। ये न्यारा थी, टीम की हत्यारी जो अपने मौन लेकिन घातक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थी। वह शायद ही कभी बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो हमेशा किसी भी चीज़ के लिए थोड़ी झुंझलाहट के साथ जो उसे धीमा कर देती थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, एक ड्रॉइड कांटेदार लताओं के साथ मेला की ओर झपट्टा मारते हुए अग्रिम पंक्ति को तोड़ने में कामयाब रहा। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, एक बड़े बूट से एक शक्तिशाली किक ने जीव को वापस युद्ध में भेज दिया और एक आधी ढह गई इमारत को तोड़ दिया। वह बहुत आसान था, अगर कुछ बड़ा दिखे तो मुझे बताना। एक खुशनुमा आवाज़ गूंजी। लात एक विशालकाय व्यक्ति से आई थी, उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था, उसकी त्वचा गहरे भूरे रंग की थी और उसके बाल काले रंग के जंगली एयाल थे। ये थोरिन था, टीम का पावरहाउस जिसकी ताकत ने उसे वन मैन विध्वंसक दल बना दिया था। थोरिन हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था, हेलजोर की तरह। उनका प्रकार बर्सर्कर्स के बीच आम था। मेला, तुम्हें वाकई छोटे बच्चों को मेरे पास छोड़ना होगा, उसने एक पलक झपकाते हुए कहा, जैसे उसने अगले लक्ष्य के लिए तैयार होकर अपनी अंगुलियों को चटकाया हो। मेला ने युद्ध के मैदान पर अपना ध्यान वापस लाने से पहले उसे बस एक ठंडी नज़र से देखा। उसके धातु के ब्लेड और अधिक ड्रॉइड को काट रहे थे। कार्रवाई से अलग, एक पुराने फव्वारे के खंडहरों के खिलाफ लापरवाही से झुकी हुई टीम की मरहम लगाने वाली थी। उसके काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसकी लाल आंखें हेलजोर की तरह ऊब में आधी खुली हुई थीं। उसने लड़ाई को कम दिलचस्पी से देखा, उसका ध्यान होलोग्राफिक स्क्रीन पर ज्यादा केंद्रित था जो चल रहे वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट को स्ट्रीम कर रही थी। बेवकूफ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, एक और ड्रॉइड को थोरिन की किक से नष्ट होते हुए भी उसने ऊपर नहीं देखा। उसका नाम आईवी था और वह समूह की हील थी। लेकिन ज्यादातर हील के विपरीत, आईवी ने अपने साथियों पर झल्लाहट नहीं दिखाई या उनकी मदद करने के लिए दौड़ी नहीं। इसके बजाय उसने केवल तभी हस्तक्षेप किया जब बिल्कुल ज़रूरी था, जैसे कि जब ये पुष्टि हो गई कि वे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसके बारे में हमेशा ये बेपरवाही रहती थी, जैसे कि उसके आसपास की दुनिया मायने नहीं रखती। वह दिलचस्प है, आईवी ने टिप्पणी की। फीड देखते समय वह उदासीन लग रही थी, उसकी आंखें एलिस्टर पर टिकी हुई थीं। बाकी टीम युद्ध में घुटने तक डूबी हुई हो सकती थी, लेकिन आईवी का दिमाग कहीं और था। वह व्हाइट कॉमेट्स के समनकर्ता की पहेली पर केंद्रित था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह दूसरों को भी उन पर सवारी करने देता है। मुझे उत्सुकता है कि ऐसा कुछ कैसा लगेगा। अध्याय 140, द बर्सर्कर्स पार्ट 2। युद्ध का मैदान झड़पों, दहाड़ और ड्रॉइड छाल के माध्यम से धातु के टुकड़े करने की आवाज़ों से भरा हुआ था। थोरिन बेतहाशा मुस्कुरा रहा था, उसकी प्रत्येक बड़ी मुट्ठी मुड़े हुए जीवों पर इतनी ताकत से प्रहार कर रही थी कि चट्टानें चकनाचूर हो जाएं। हेलजोर बिजली की तरह युद्ध के मैदान में दौड़ा, अपने गनक्लेट से कुचलने वाले वार करता हुआ। उसकी लाल आंखें उत्साह से चमक रही थीं। आईवी बर्बाद फव्वारे के पास खड़ी रही, उसकी आंखें अभी भी होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। अरे आईवी, थोरिन ने पुकारा और उसने ड्रॉइड को कुचलने वाली लात मारी जो उस पर रेंगने की कोशिश कर रहा था। वह मुड़ा, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे को पोंछते हुए, हालांकि वह थोड़ा भी थका हुआ नहीं लग रहा था। हमारे स्को कैसे दिख रहे हैं? हमें आगे रहना चाहिए, है न? आईवी ने आलस से अपनी आंखें स्क्रीन से हटाकर थोरिन पर रख लीं। उसने एक छोटी सी आह भरी, फिर स्क्रीन पर वापस देखा, अपनी उंगली के एक झटके से कुछ आंकड़ों को स्वाइप किया। हम रीपर्स से लगभग 3000 अंक पीछे हैं, उसने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौसम जैसी उबाऊ चीज़ के बारे में बात कर रही हो। थोरिन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। 3000, उफ, मुझे पता था कि हमें कल ही उस लेविथान को खत्म कर देना चाहिए था। हेलजोर ने यह सुनकर हंसते हुए एक और ड्रॉइड को शक्तिशाली अपरकट से उड़ा दिया। कोई चिंता नहीं, थोरिन, हमारे पास उन्हें कुचलने के लिए अभी भी समय है, अभी भी बहुत सारे ड्रॉइड को कुचलने के लिए बाकी हैं। मेला उनके ऊपर से फिसलती हुई, अपनी आंखें घुमाती हुई। अगर आपने कम समय कुचलने और ज्यादा समय रणनीति बनाने में लगाया होता तो शायद हम पीछे नहीं होते। थोरिन ने उसकी आलोचना से बेपरवाह होकर कंधे उचकाए और बस मुस्कुरा दिया।
रणनीति बनाना तुम्हारा काम है, मेला। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ कि राक्षस वापस न उठें। नीरा, जो चुप रही थी, फिर से छाया से प्रकट हुई। उसके जुड़वां खंजर चमक रहे थे क्योंकि वह एक गिरे हुए ड्रॉइड के पीछे से निकली थी। उसने अपने ब्लेड को म्यान में रख लिया। अगर हम पीछे रह गए तो ये तुम्हारे शोर की वजह से होगा, हेलज़ोर। रीपर्स शायद चुप्पी का आनंद ले रहे हैं जबकि हम खुद को सोचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हेलज़ोर ने उसे एक मुस्कान दी, एक रोल के साथ एक और बेल के हमले के नीचे झुक गया। चलो न्यारा, इसे स्वीकार करो, मेरा शोर चीज़ों को रोमांचक बनाए रखता है। नीरा ने केवल एक अस्वीकृतिपूर्ण घुरघुराहट के साथ जवाब दिया, कम से कम तुम इसके शोर को स्वीकार करते हो। ग्रिम एक पहाड़ की तरह खड़ा था, अपनी पत्थर की ढाल के साथ एक और हमले को रोक दिया। उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। उसने अपने कंधे पर आइवी को देखा। आइवी, गिल्डमास्टर के यहाँ कब आने के बारे में कोई खबर है? आइवी ने आखिरकार फव्वारे को धक्का दिया। अपनी मुद्रा को सीधा करते हुए उसने अपने होलोग्राफिक डिस्प्ले को अपनी बांह के नीचे दबा लिया। उसने आसमान की ओर देखा। वह एक पल के लिए रुकी, जैसे कि गणना कर रही हो। वह कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगी। उसका विमान अब किसी भी समय आ जाना चाहिए। आखिरी ड्रॉइड को अंतिम मुक्का मारने के बाद थोरिन ने पीछे हटे हुए हंसी उड़ाई। अच्छा, हम गिल्डमास्टर के स्पर्श का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा बड़े राक्षसों को पीछे हटने और भागने पर मजबूर कर देता है, जिससे छापे शिकार की तरह बन जाते हैं। हेलज़ोर, जिसका मन उसके शरीर के चारों ओर भड़क रहा था, ने अपनी उंगलियों को चटकाया। मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़े राक्षसों को लाओ और मैं उसे धूल में बदल दूंगा। मेला थोड़ा नीचे तैरती हुई आई। उसके धातु के निर्माण उसके चारों ओर एक घातक परिधि बना रहे थे। हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित करो, हेलज़ोर। गिल्डमास्टर की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि हम आराम कर सकते हैं। आइवी ने होलोग्राफिक फीड देखना फिर से शुरू करते हुए अपना सिर हिलाया। उसके आने से पहले चीज़ों को गड़बड़ाने की कोशिश मत करो। उद्धरण चिन्ह ... अब हम खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे, है ना? टीम लीडर थोरिन ने कहा। आप जानते हैं क्या, आप सही कह रहे हैं। ये सबसे अच्छा होगा कि हम गिल्डमास्टर के आने से पहले चीज़ों को साफ कर लें और अपनी सांसों को थोड़ा सा ठीक कर लें। ग्रिम ने सहमति जताते हुए कहा। उसकी पत्थर की ढाल एक पल के लिए जमीन पर टिकी रही और उसने क्षेत्र को देखा। थोरिन की बात सही है। जब वह यहाँ आएगी तो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। गंदगी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मेला, जो अभी भी समूह के ऊपर मंडरा रही थी, ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। हेलज़ोर ने अपनी उंगलियों को चटकाया और मुस्कुराया। ठीक है, चलो इन स्ट्रगलर्स को कुचल दें और गिल्डमास्टर को दिखाएं कि हम किस चीज़ से बने हैं। छाया में खड़ी नायरा ने बस सिर हिलाया। वह तेजी से कुछ बचे हुए ड्रार्ड्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी। इसके साथ ही उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाईं और बचे हुए दुश्मनों का जल्दी से जल्दी सफाया कर दिया। हेलज़ोर ने मुट्ठियों की बौछार की, जिससे मुड़ने हुए ड्रार्ड्स हर मुक्के के साथ उड़ गए। थोरिन उसके साथ शामिल हो गया। उसके शक्तिशाली किक और मुक्कों ने आखिरी जीवों को गिरा दिया, जबकि ग्रिम ने स्थिर बचाव प्रदान किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आश्चर्यजनक हमला उन्हें चौंका न दे। मेला ऊपर तैर रही थी। उसकी तलवारें आखिरी ड्रार्ड्स को चीर रही थीं, जबकि न्यारा चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उसके खंजर चमक रहे थे क्योंकि वह छाया में बचे किसी भी खतरे को मार रही थी। आइवी फव्वारे के पास अपने स्थान से देख रही थी। उसकी आंखें आलस से युद्ध के मैदान और दूर के आकाश के बीच देख रही थीं। जैसे ही आखिरी ड्रार्ड्स गिरे, समूह खंडहर के पास इकट्ठा हो गया। अब थोड़ा आराम से सांस ले रहा था क्योंकि क्षेत्र सुरक्षित था। जैसे ही वे आराम करने लगे, इंजनों की धीमी गड़गड़ाहट हवा में भर गई। उन्होंने अपना ध्यान आसमान की ओर लगाया, जहां एक चिकना विमान दिखाई दिया, जो बादलों से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। यह एक पल के लिए उनके ऊपर मंडराता रहा, खंडहरों पर छाया डालते हुए। विमान के नीचे की तरफ का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जिससे अंदर की आकृति दिखाई देने लगी। एक महिला आगे बढ़ी। उसके बैंगनी बाल रोशनी को पकड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें मंद मंद चमक रही थीं। वह काले और सुनहरे कवच में लिपटी हुई थी। धातु की प्लेटें उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट थीं, जिससे शक्ति और शालीनता दोनों झलक रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि बर्सिकर्स गिल्ड मास्टर आन्या थी। जब उसने अपनी टीम की ओर देखा तो उसके मुखौटे के नीचे एक मुस्कान फैल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह विमान से कूद गई और एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गई। उसके शक्तिशाली प्रभाव ने उसके चारों ओर धूल और मलबा उड़ा दिया। लगता है कि आप सभी व्यस्त थे। अच्छा, मुझे चिंता थी कि आप सभी सुस्त हो गए हैं। टीम सीधी हो गई। महिला उनकी गिल्ड मास्टर आन्या ने युद्ध के मैदान पर नजर डाली। यहाँ तक कि हल्ज़ोर, जो आमतौर पर उन सभी में सबसे लापरवाह था, थोड़ा ऊंचा खड़ा हुआ लग रहा था। मेला नीचे उतरकर दूसरों के पास खड़ी हो गई। उसकी ठंडी अभिव्यक्ति अधिक शांत दिख रही थी। हमने सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक हो गया है। हम आपके आदेश पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
आन्या ने जो देखा उससे प्रसन्न होकर सिर हिलाया। अच्छा काम, सब ने। अब जो हमने शुरू किया था उसे पूरा करें और उन रीपर्स को दिखाएं कि असली चैंपियन कौन है। उसकी लाल आंखें चमक उठीं, मानो वह बस यही करने के लिए उत्सुक थी।